हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र पांडे। आप देख रहे हैं स्टडी IQIAS हिंदी। आज हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसके अंतर्गत हम लोग आपके यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन के साथ साथ वैकल्पिक विषयों में विशेष रूप से जो शब्दावलियाँ उपयोग होती हैं, जो बिग 4 के जीएस के सब्जेक्ट हैं या फिर जो ऑप्शनल के लोकप्रिय सब्जेक्ट हैं, इनमें कॉमनली सामान्यकृत रूप से ये शब्द हर विषय में उपयोग होते हैं। लेकिन कई बार इन शब्दों का बड़ा विकृत अर्थ हमें पता होता है, इसलिए कई बार हमसे गलतियां भी होती हैं। जैसे एक शब्द आपके पीछे लिखा हुआ है उदारवाद। इस उदारवाद की बात करें तो उदारवाद को आप एक तरीके से देखा जाए तो एक खुलेपन की नीति के रूप में देखते हैं। लेकिन जब भी आपसे उदारवाद की बात होती है तो आपको लगता है कि ये एक आर्थिक विचार है, विशेषकर आपको लगता है कि ये आर्थिक विचार है। लेकिन ध्यान रखिए कि ये विचार आर्थिक रूप में नहीं शुरू हुआ था। वास्तव में उदारवाद शब्द जो है ये राजनीतिक विचार के रूप में शुरू हुआ था और ये मूलतः एक राजनीतिक विचार है, न कि आर्थिक विचार है। हमें लगता है कि अर्थव्यवस्था के खुलापन को हम उदारवाद कह सकते हैं। नहीं, वो उदारवाद का एक विशिष्ट रूप है और जिसकी शुरुआत बहुत बाद में आके, विशेषकर अगर हम बात करें तो हम इस समकालीन उदारवाद की जब बात करेंगे तब आके इस आर्थिक उदारवाद का जो पूरा स्वरूप है वो हमारे सामने प्रकट होता है। लेकिन इसके पहले हम उदारवाद के रूप में अगर ठीक से जानने का प्रयास करें तो हम एक ऐसी समझ विकसित कर सकते हैं। हम किसी भी विषय में भले ही हम पढ़ रहे हों, जैसे हम इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हों या सोशोलॉजी में पढ़ रहे हों या फिर इस विचार को हम इतिहास में पढ़ रहे हों या PSIR में पढ़ रहे हों या भूगोल में पढ़ रहे हों, तो वहाँ पर हमारे पास एक सही समझ होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। उदारवाद लिखा हुआ है यहाँ पे। एक शास्त्रीय उदारवाद है, एक लोक कल्याणकारी उदारवाद है और एक समकालीन उदारवाद है। तो अगर इसके समय को देखें एक बार हम लोग, तो ये जो शास्त्रीय उदारवाद है ये 17वीं शताब्दी है ना, 17वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत होती है। 17वीं शताब्दी से विशेषकर। वैसे उदारवाद जो विचार है वो किसी निश्चित समय में शुरू हुआ विचार नहीं माना जाता है, फिर भी उदारवाद के जन्मदाता के रूप में हम इंग्लैंड के विचारक, अंग्रेज विचारक जॉन लॉक को जानते हैं। तो 17वीं शताब्दी में अगर हम बात करें तो जॉन लॉक के विचारों से ये उदारवादी जो विचार निकलता है इसे हम शास्त्रीय उदारवाद के रूप में जानते हैं। इसी को मूलतः हम उदारवाद का मतलब होता है शास्त्रीय उदारवाद, शुरुआती उदारवाद। तो ये उदारवाद के रूप में रहा 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में ये रहा। लेकिन धीरे धीरे करके उदारवाद के कई सारे स्वरूप बढ़ने लगे और उस बढ़ते स्वरूप में सकारात्मक और नकारात्मक उदारवाद की दो धाराएं बाहर निकलती हैं। तो ये सकारात्मक नकारात्मक रूप की जो दो धाराएं बाहर निकलती हैं, इन दो धाराओं के मूल में क्या था? तो उससे पहले हमें यह समझना होगा कि उदारवाद के मूल में क्या है। उदारवाद देखा जाए तो ये लिबरल विचार से जुड़ा है और जो लिबरल विचार है वो लिबर्टी से जुड़ा है। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता। तो उदारवाद के मूल में क्या है, अगर इस विचार को आप देखने का प्रयास करेंगे कि उदारवाद के मूल में क्या है, तो आप पाएंगे कि उदारवाद के मूल में स्वतंत्रता है। उदारवाद के मूल में क्या है? स्वतंत्रता है। तो उदारवाद स्वतंत्रता से जुड़ी हुई विचार है। उदारवाद की अगर आप परिभाषा करें तो आप कह सकते हैं स्वतंत्रता को महत्व देने वाली विचारधारा को हम उदारवादी विचारधारा कहते हैं। अब कैसी स्वतंत्रता? तो सारी स्वतंत्रता है, वो चाहे राजनीतिक स्वतंत्रता हो, सामाजिक स्वतंत्रता हो, या वो आर्थिक स्वतंत्रता हो, वो वैयक्तिक स्वतंत्रता हो या सामाजिक स्वतंत्रता हो। स्वतंत्रता को महत्व देने वाली विचारधारा उदारवाद कहलाएगी। जिसमें विचारधारा के मूल में स्वतंत्रता को महत्व दिया जाएगा, ऐसी विचारधारा उदारवादी विचारधारा कहलाएगी। और इसी रूप में शास्त्रीय उदारवाद की शुरुआत होती है और शास्त्रीय उदारवाद की शुरुआत जॉन लॉक से शुरू होती है। लॉक, चूंकि लॉक के समय में
दैवी राज्य का सिद्धांत था, तानाशाही राज्य का सिद्धांत था, सर्वाधिकारवादी राज्य का सिद्धांत था, और लोग उस रूप में राज्य के पूरी तरीके से कठपुतली होते थे, गुलाम होते थे। तो पहली बार ऐसा लगा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट है। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की स्थापना के लिए एक नया विचार लॉक ने दिया, और वो लॉक का जो विचार था कि राज्य दैवीय नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, बल्कि राज्य कृत्रिम है, राज्य आर्टिफिशियल है। और ये जो राज्य आर्टिफिशियल है, इस राज्य को बनाने का काम लोगों ने किया है, और लोगों ने एक समझौते के माध्यम से स्टेट बनाया है। इसका मतलब स्टेट किसके लिए बना है? लोगों के लिए बना है। किसने बनाया है? लोगों ने बनाया है। इसका मतलब कि स्टेट को लोगों ने अपने लिए बनाया है, अर्थात राज्य का काम लोगों के लिए काम करना है। इसका मतलब केंद्र में कौन है? केंद्र में व्यक्ति है। और राज्य का काम क्या है? तो लॉक ने बताया कि जब राज्य नहीं बना था तब लोगों के पास कुछ प्राकृतिक अधिकार होते थे, कुछ प्राकृतिक अधिकार होते थे। तो यहाँ पे जॉन लॉक है, आप देखेंगे तो यहाँ पर जॉन लॉक है, और लॉक का जो विचार था उस समय वो कुछ प्राकृतिक अधिकार की बात करता था, प्राकृतिक अधिकार की बात करता था। और इस प्राकृतिक अधिकार में मूलतः उसने 3 प्रकार के अधिकारों की बात की थी। जीवन का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा संपत्ति का अधिकार। इन 3 अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार कहा गया। और लॉक का मानना था कि इन्हीं प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए लोगों ने राज्य को बनाया। इसका मतलब राज्य का जो कुल काम है वो इन प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा है, इसके अलावा और कोई कार्य नहीं है, इसके अलावा दूसरा कोई कार्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब कि जो शास्त्रीय उदारवाद है वो राज्य को कम से कम काम देता है। देखिए, राज्य को सीमित कार्य देता है, सीमित कार्य देता है। और राज्य को सीमित कार्य देता है, राज्य की शक्तियों को लिमिटेड करता है, और इस तरीके से लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आता है जिसको आप संवैधानिक सरकार कहते हैं। संवैधानिक सरकार, देखिए संवैधानिक सरकार का कॉन्सेप्ट आता है, लिमिटेड गवर्नमेंट, इसको सीमित सरकार कहते हैं, सीमित सरकार कहते हैं। तो सीमित सरकार का कॉन्सेप्ट आपके सामने आता है। सीमित सरकार का जन्मदाता कौन है? जॉन लॉक। इसका मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ज्यादा से ज्यादा महत्व दिया जाए, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में विशेषकर व्यक्ति के जीवन को, व्यक्ति की स्वतंत्रता को, और व्यक्ति के संपत्ति को, मतलब आर्थिक पक्ष को बहुत महत्व दिया जाए। और लॉक ने इन प्राकृतिक अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों में सर्वाधिक महत्व संपत्ति के अधिकार को दिया था, क्योंकि इसका मानना था कि संपत्ति के अधिकार पर ही स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार टिका है। इस तरीके से एक ऐसे लिमिटेड, न्यूनतम, सीमित, चौकीदारी वाले राज्य का कॉन्सेप्ट निकल कर आया, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट है, राज्य इंपॉर्टेंट नहीं है। राज्य केवल और केवल किस लिए है? तो लोगों के इन अधिकारों की रक्षा सुरक्षा के लिए है, इसके अतिरिक्त राज्य का और कोई काम नहीं है। तो इस तरीके से दुनिया में 17वीं शताब्दी में ये उदारवादी विचार निकल कर आया, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्व देता था और राज्य को सीमित रूप में, न्यूनतम रूप में स्वीकार करता था। ये विचार बढ़िया रहा, इस तरीके से चीजों की शुरुआत हुई। लेकिन धीरे धीरे आगे चल के यही विचार आगे चल के जब आगे बढ़ते हैं और हम पहुंचते हैं 19वीं शताब्दी में तो कुछ विचारक आते हैं जिनके नाम T.H. ग्रीन है या J.S. मिल हैं। इस तरीके के विचारक आते हैं और इनके द्वारा ये विचार दिया जाता है कि राज्य का जो काम है वो रक्षा सुरक्षा के साथ साथ कुछ सकारात्मक कार्य भी हो सकते हैं। जैसे इन लोगों ने कहा कि राज्य आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। इनका कहना था कि राज्य जो है आर्थिक हस्तक्षेप कर सकता था, है ना। ग्रीन जैसे विचारकों ने कहा कि सकारात्मक कार्य राज्य कर सकता है। सकारात्मक कार्य का मतलब क्या है और नकारात्मक कार्य का मतलब क्या है? नकारात्मक कार्य का मतलब है कि राज्य का काम केवल जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति
के अधिकारों की रक्षा है। अगर कोई भी व्यक्ति इनको नुकसान पहुंचाना चाहता है तो राज्य नुकसान पहुंचाने वाले को रोके। तो रोकने को नकारात्मक कहते हैं। तो राज्य का काम केवल लोगों के विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं के लिए बाधा बनना है, न कि लोगों की मदद करनी है। लोग अपना क्षमता, अपनी योग्यता के अनुसार अपना विकास करें। बस लोग जब विकास करें तो उनके विकास में कोई बाधा न उत्पन्न हो, उस बाधा के लिए राज्य बाधा बन जाए और उसको समाप्त करे। यही एकमात्र कार्य जो है, यही एकमात्र कार्य किसका है? राज्य का। तो ऐसे कार्य को नकारात्मक कार्य कहते हैं। सकारात्मक कार्य का मतलब है कि राज्य मदद करे, राज्य आपको शिक्षा दे, राज्य आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखे, है ना, राज्य आपकी पढ़ाई लिखाई कराए, इसको सकारात्मक कार्य कहते हैं। और राज्य केवल रक्षा सुरक्षा, जैसे पाकिस्तान आक्रमण कर रहा है तो हम उस आक्रमण को रोक रहे हैं जिससे आप अपना अबाध रूप से अपना काम मस्ती से करते रहिए, तो इसको नकारात्मक कार्य कहते हैं। और आपके विकास के काम भी राज्य करने लगे, इसको सकारात्मक कहते हैं। तो यहाँ पे लोक कल्याण के नाम पे, लोकहित के नाम पे राज्य को सकारात्मक कार्य देने की बात इन लोगों ने कह दी। और इस तरीके से राज्य ने जब सकारात्मक कार्य में शिक्षा का काम, स्वास्थ्य का काम देखना शुरू कर दिया, तो राज्य जितना ज्यादा काम करेगा उतना ज्यादा कानून बनाएगा। तो इस तरीके से राज्य लोक कल्याण के नाम पे बहुत सारे काम करने लगा। तो यहाँ पर राज्य का जो कार्यक्षेत्र था, राज्य का कार्यक्षेत्र जो था वो व्यापक हो गया। आप देखिए, व्यापक हो गया। जबकि यहाँ पे न्यूनतम राज्य का कॉन्सेप्ट था। राज्य बस ये 3 काम कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ पे राज्य के बहुत सारे काम हो गए और राज्य व्यापक स्तर पे काम करने लगा। लेकिन राज्य जब व्यापक स्तर पे काम करने लगा लोक कल्याण के नाम पे, तो धीरे धीरे राज्य व्यक्ति के सभी पक्षों पर कानून बनाने लगा, नियंत्रण स्थापित करने लगा। और धीरे धीरे लोक कल्याणकारी राज्य, जो कि आज भी हम आदर्श रूप में देखते हैं, लेकिन उस समय इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी में ये इतना बड़ा हो गया कि ये फिर से सर्वाधिकारवादी होने लगा। सर्वाधिकारवादी का मतलब व्यक्ति के समस्त कार्यों में हस्तक्षेप करने लगा, वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, वैयक्तिक हो, बाह्य हो। तो इस तरीके से एक तरीके से ये लगने लगा कि हम जिस निरंकुशता से, हम जिस तानाशाही से बाहर निकल के उदारवाद के रूप में स्वतंत्रता को प्राप्त किया था, लोक कल्याणकारी के नाम पर, हमारी हित के नाम पर, हमारे स्वतंत्रता की दुहाई देकर ही हमें कंट्रोल किया जाने लगा। तो ऐसी स्थिति में इस लोक कल्याणकारी राज्य के प्रतिक्रिया में, इस लोक कल्याणकारी राज्य की प्रतिक्रिया में एक फिर से एक नया विचार उत्पन्न होता है, एक नया विचार आता है जिसे हम लोग समकालीन उदारवाद कहते हैं। ये जो समकालीन उदारवाद है, ये लोक कल्याणकारी राज्य के व्यापक कार्यक्षेत्र के बड़े हो जाने के कारण ये आता है और इसकी प्रतिक्रिया में आता है। इस समकालीन उदारवाद को और भी कई नामों से हम लोग जानते हैं, जैसे इसे हम लोग नौ उदारवाद कहते हैं, नौ उदारवाद। इसे हम लोग स्वच्छंदतावाद के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग समकालीन स्वतंत्रतावाद, देखिए समकालीन स्वतंत्रतावाद के नाम से भी जानते हैं, समकालीन स्वतंत्रतावाद के नाम से जानते हैं। और इसका जो विकास होता है वो विशेषकर 20वीं शताब्दी में होता है, 20वीं शताब्दी में होता है। और इसके जो विचारक हैं, उस विचारक में हम आइजिया बर्लिन को, है ना, देखिए आइजिया बर्लिन, देखिए रॉबर्ट नॉजिक, मिल्टन फ्रीडमैन, देखिए मिल्टन फ्रीडमैन जैसे विचारकों को हम लोग देखते हैं। और ये विचारक, इसमें से दो लोगों को तो अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ है। इन लोगों का कहना था कि ये जो लोक कल्याणकारी राज्य है, ये लोगों की स्वतंत्रता को कम करता है, लोगों के राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही स्वतंत्रता को कम करता है। और जबकि उदारवाद का विकास तो स्वतंत्रता के लिए हुआ था, विशेषकर राजनीतिक स्वतंत्रता को। तो ऐसी स्थिति में ये सारे अर्थशास्त्री हैं और इन लोगों ने आर्थिक स्वतंत्रता को महत्व दिया। लेकिन जब ये आर्थिक स्वतंत्रता को महत्व देने लगे तो इन्हें ये पता लगा कि बिना राजनीतिक स्वतंत्रता के आर्थिक स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती। जैसे मिल्टन फ्रीडमैन ने अपनी पुस्तक में राजनीतिक
व्यवस्थाओं की, आर्थिक व्यवस्थाओं की संगति को चेक करने का प्रयास किया। जैसी राजनीतिक व्यवस्था होगी वैसी ही आर्थिक व्यवस्था होगी। मतलब साम्यवादी जैसी राजनीतिक व्यवस्था में आप आर्थिक खुलेपन या मुक्त बाजार की बात कर ही नहीं सकते। मुक्त बाजार के लिए हमें व्यक्तिवादी राज्य की आवश्यकता होगी। तो इस तरीके से इन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रताओं को भी यहाँ जोड़ा और इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता को महत्व दिया, आर्थिक स्वतंत्रता को महत्व दिया। और राजनीतिक स्वतंत्रता से व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात आती है, अर्थात राजनीतिक स्वतंत्रता से व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में भी विशेषकर आर्थिक पक्ष को, संपत्ति वाले पक्ष को महत्व दिया। इस तरीके से ये समकालीन उदारवाद निकल कर आया और समकालीन उदारवाद के मूल में अब दो चीजें हमें दिखाई देने लगी, एक राजनीतिक स्वतंत्रता और दूसरा आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता मतलब ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भी बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भी बात कर रहे हैं और साथ ही साथ मुक्त बाजार की बात कर रहे हैं, मुक्त बाजार की बात कर रहे हैं। तो अंततः जो 20वीं शताब्दी में जो उदारवाद हमें देखने को मिला वो समकालीन उदारवाद, वो नौ उदारवाद कहलाया। और इसी नौ उदारवाद को अगर हम दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखें, विशेषकर 1980 से आगे ये बड़ी तेजी से बढ़ा, 1980 के बाद ये बड़ी तेजी से बढ़ा, इसको 20वीं शताब्दी कहते हैं। और इसका प्रभाव आज तक उदारवादी रूप में हमें देखने को मिल रहा है। देखा जाए तो भारत में अगर आप 1991 की जब हम उदारीकरण की बात करते हैं, उदारीकरण की बात करते हैं, निजीकरण की बात करते हैं, वैश्वीकरण की बात करते हैं, तो भारत में भी ये जो उदारवादी विचार हमें देखने को मिलता है, ये स्वच्छंदतावाद, समकालीन स्वतंत्रतावाद या समकालीन उदारवाद की बात है, जिसमें हमें ये दिखाई पड़ता है। तो उदारवाद 1991 में जिस उदारवाद की बात हम करते हैं वो केवल आर्थिक उदारवाद नहीं है, उसके अंतर्गत निजीकरण भी है। उसके अंतर्गत क्या है? निजीकरण भी है, उसके अंतर्गत वैश्वीकरण भी है और वो विशेषकर पॉलिटिकल इंडिविजुअल स्वतंत्रता से रिलेट करता है। इसका मतलब है कि उदारवादी जो विचार है वो प्योरली आर्थिक विचार नहीं है। उदारवादी विचार के मूल में राजनीतिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता जुड़ा हुआ है। और नागरिक स्वतंत्रता के सारे पक्षों के उदारवादी पक्ष की बात करें तो चूंकि शास्त्रीय उदारवाद ने संपत्ति को सर्वाधिक महत्व दिया था, आर्थिक पक्षों पर अन्य पक्षों को निर्भर किया था, इसीलिए जब ये अपने नकारात्मक स्वरूप में आया और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करना इसने शुरू किया तो फिर इसने उदारवाद के आर्थिक पक्ष को अत्यधिक महत्व दिया। लेकिन इसके भी मूल में राजनीतिक पक्ष शामिल है। तो आपको इस बात को समझना होगा कि आप विषय चाहे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं या समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं या कोई और, आपको पता होगा कि उदारवाद जो है, जो लिबर्टी जो शब्द से ये निकल कर आता है, लिबरल शब्द है, लिबरलिज्म कहलाता है। तो ये उदारवाद, इसके मूल में स्वतंत्रता है और विशेषकर राजनीतिक स्वतंत्रता से, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से ये शुरू होता है। तो इसका विकास इस तरीके से देख सकते हैं। और आगे जब बढ़ेंगे हम लोग ना, तो इसी उदारवादी विचार से ही बाकी अन्य विचार भी निकलते हैं। जैसे अगर हम एक बार देखें तो ये उदारवाद है, ये मूल विचार है। उदारवाद के मूल में क्या है? तो हमने पढ़ा कि उदारवाद के मूल में स्वतंत्रता है। अब अगर हम उदारवाद को आगे बढ़ाएं तो उदारवाद की स्वतंत्रता को ही लेकर एक नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं, एक सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता इंडिविजुअल को महत्व देता है, सकारात्मक स्वतंत्रता कलेक्टिविटी को महत्व देना शुरू कर लेता है। इसीलिए नकारात्मक स्वतंत्रता जो है ये जिस तरीके के विचार को, विचारधारा को जन्म देता है उसको हम व्यक्तिवाद कहते हैं। और सकारात्मक विचारधारा चूंकि कलेक्टिव को महत्व देता है तो इससे जो आगे विचार निकलता है उसको हम समाजवाद कहते हैं। व्यक्तिवाद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व दिया जाता है और समाजवाद में समाज की स्वतंत्रता को महत्व दिया जाता है। लेकिन समाज की स्वतंत्रता को देखा जाए तो वो समानता में कन्वर्ट हो जाएगी और व्यक्तिवादी स्वतंत्रता में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस तरीके से अगर हम आगे बढ़ें, और आगे बढ़ने में हमने कहा ना कि आर्थिक पक्ष मूल उदारवाद में बड़ा महत्वपूर्ण था, तो इसके आर्थिक पक्ष की अगर हम बात करें, आर्थिक पक्ष की बात कर लें और आर्थिक पक्ष की पूर्ण स्वतंत्रता दे दें तो यहाँ पर जो विचार बढ़कर आता है उसको हम पूंजीवाद कहते हैं। और अगर इसमें हम आर्थिक पक्ष दे दें
और इस आर्थिक पक्ष में जो विचार निकल कर आता है उसको हम साम्यवाद कहते हैं। लेकिन अब आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो आर्थिक पूंजीवाद निकल कर आया, इसके मूल में स्वतंत्रता ही है, एब्सोल्यूट स्वतंत्रता है। लेकिन साम्यवाद जो निकल कर आया, इसके मूल में अब एब्सोल्यूट समानता है। व्यक्तिवाद स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर महत्व देता था, और जब ये सामाजिक स्वतंत्रता पर महत्व देता था तो असल में ये समानता की बात करता था। इसको थोड़ा हम और आगे ले जाएंगे तो पूंजीवाद के कुछ सकारात्मक पक्ष हैं और साम्यवाद के कुछ सकारात्मक पक्ष हैं। इन्हीं दोनों को मिला लें तो हम लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं या लोक कल्याणकारी विचारधारा की बात करते हैं। देखा जाए तो ये समकालीन आदर्श है, इसे देखा जाए तो ये समकालीन आदर्श है। लेकिन कुछ ऐसे विश्व के देश हैं जहां पर ये आदर्श बीत चुका है और इससे एक नया विचारधारा फिर से निकल कर आया है, जिसे हम समकालीन उदारवाद कहते हैं, उदारवाद, या जिसे हम आर्थिक स्वच्छंदतावाद कहते हैं, आर्थिक स्वच्छंदतावाद। और यही आर्थिक स्वच्छंदतावाद ने आज के समय को आर्थिक युग घोषित कर रखा है। तो आप देखेंगे कि इन सब के मूल में भी हमें उदारवाद ही देखने को मिलता है, अब चाहे व्यक्तिवाद हो, समाजवाद हो, साम्यवाद हो, पूंजीवाद हो। यह आज का आर्थिक युग है और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? शास्त्रीय उदारवाद, जिसमें संपत्ति के अधिकार को सारे प्राकृतिक अधिकारों पे महत्व दिया गया था। तो इस तरीके से अगर हम उदारवाद को ही पढ़ना चाहें तो कितना बड़ा उदारवाद है। अब हम उदारवाद, शास्त्रीय उदारवाद पढ़ेंगे, उसके लक्षण पढ़ेंगे, उसके राज्य की प्रकृति पढ़ेंगे, फिर हम लोक कल्याणकारी राज्य, उसका भी विकास पढ़ेंगे, कैसे कैसे कौन से उसके प्रतिनिधि विचारक हैं। तो इस तरीके से ये बड़े कॉन्सेप्ट के रूप में आपको देखने को मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी विद्यार्थी इस तरीके की टर्मोलॉजी से भागते हैं, अगर वो इस सीरीज से जुड़ेंगे, है ना, यूपीएससी शब्दावलियों के सीरीज से जुड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि आप एक बेहतर समझ डेवलप कर पाएंगे। समाजवाद, साम्यवाद में अंतर करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो ये सारे इस तरीके की जो टर्मोलॉजी है, गणतंत्र और लोकतंत्र में कभी कभी अंतर नहीं कर पाते, तो इस टर्मोलॉजी में राज्य में राष्ट्र में अंतर नहीं कर पाते, देश में राज्य में या देश में राष्ट्र में अंतर नहीं कर पाते। तो इस तरीके के जो भी शब्द भंडार हैं जिसके अर्थ कहीं कहीं हमें विकृत रूप में देखने को मिलते हैं, उन अर्थों को हम यहाँ इसी तरीके से ग्राफ बना के इसी तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। मेरे पीछे एक बड़ी सूचना दिख रही है, सभी स्टडी IQ के कोर्स पे, वो चाहे यूपीएससी का हो या ऑप्शनल का हो, स्टेट BCS का हो या जुडिशरी का हो, 12 सितंबर 2025 से रात 11 बजे से मूल हाइक हो जाएंगे, अर्थात प्राइस इसके बढ़ जाएंगे। जो भी कोर्स अभी आपको जिस भी रूप में दिख रहा है, तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप स्टडी IQ के किसी कोर्स को परचेज करना चाह रहे हैं, वो चाहे ऑप्शनल हो, वो चाहे यूपीएससी का GS हो या स्टेट BCS या जुडिशरी का, तो आप 12 सितंबर 2025 रात 11 बजे से पहले इसको प्राप्त कर लेने का प्रयास करें। अन्यथा आपको बढ़े हुए मूल्य पे अपना कोर्स खरीदना होगा। जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे प्रतिज्ञा बैच जो कि 9 सितंबर से आज से ही शुरू हो रहा है, शाम 6 बजे से। इस बैच की फीस 24,999 रुपया है। लेकिन अगर इस बैच को आप अभी भी 11 तारीख तक परचेज करते हैं तो आपको वो ये इतने में ही मिलेगा। 11 के बाद इसके प्राइस जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, तो आप फटाफट अपना जो है एडमिशन वो करा सकते हैं 11 से पहले। ऐसे ही अगर हम ऑप्शनल की बैच की बात करें तो इसकी अंतिम तिथि 24 सितंबर है। लेकिन 24 सितंबर तक आपको जो फीस है वो यही नहीं रहने वाली है। 15,999 रुपए की जो फीस है ये बढ़ जाएगी अगर 11 के बाद आप इस बैच में एडमिशन लेते हैं, जबकि बैच की अंतिम तिथि आप देखिए 24 सितंबर है। अभी आपके पास एडमिशन लेने के पर्याप्त समय है। लेकिन अगर आप इसी फीस पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप स्टडी IQ के ऐप पे जाइए, वेबसाइट पे जाइए, AP लाइव कोड का इस्तेमाल करिए और जुड़ जाइए इस बैच के साथ। नहीं तो फिर प्राइस हाइक जो है
वो हो जाएगी तो थोड़ा सा आपको नुकसान होगा। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि ऐसा आप करिए। बाकी इस तरीके की जो क्लासेस हैं वो मैं करता रहूँगा, और आपको जो शब्दावलियों की समझ है जिसके आधार पर आप किसी से बात भी कर सकते हैं, डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उस पर हम लोग आते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर किसी दूसरी क्लास में जिसमें इसी तरीके की शब्दावलियों के साथ आएंगे जिस पर आपका बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और क्लास को अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।